करते हो, अंत करूंगा एक बात करके। ये लोग कास्ट सर्वे की क्या बात करेंगे? राहुल गांधी ने स्वयं मृत्युंजय तिवारी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, मुझे आगे दिखाना है कि क्या बिहार सचमुच में जाति के आधार पर वोट करता है क्या? मृत्युंजय तिवारी जल्दी। झूठे और भ्रम फैला करके जो राजनीति कर रहे हो, वो राजनीति अब नहीं चलेगी। देखिए बीजेपी जेडीयू का एनडीए का बिहार में तेजस्वी यादव जी ने खोल दिया है पोल। अब चाहे जितना पीटे ढोल, इस बार के चुनाव में इनको जनता इनको एक एक कर बदला लेगी, सारा हिसाब किताब चुकता करेगी। इन्होंने जिस तरह से पिछड़े और अति पिछड़े, लेकिन जब हम जाति की बात कर रहे हैं तो क्या बिहार में सचमुच में जाति के आधार पर वोट होता है क्या? बिहार निर्वाचन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था 2024 के चुनाव के बाद। नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस सर्वे कराया गया था। 41% लोग कह रहे थे कि परिवार की राय के आधार पर वो वोट करते हैं। 33.9% लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी से मुलाकात और जनसंपर्क के आधार पर उन्होंने वोट किया। 32.2% लोगों का कहना था कि हम दल के विशेष समर्थक हैं, उसके वजह से वोट कर रहे हैं। सिर्फ 4.2% लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर वोट दिया जा रहा है। तो ऐसे में आशुतोष, जो चर्चा लगातार होती है कि एनडीए ने उन लोगों को मंत्री बनाया है जो उनके सपोर्ट बेस से आते हैं, ईबीसी हो या सामान्य जाति के लोग हो, क्या लोग उस तरीके से वोट करते हैं? क्योंकि सर्वे कुछ और बात कर रहा है। देखिए साहिल, अब ये चुनाव आयोग ने कहां सर्वे कराया, किससे सर्वे कराया, कैसे सर्वे कराया, ये तो मैं नहीं कमेंट करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, चर्चा बिहार की हो रही है। वहां अगर जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता फिर तो कुछ कहने ही नहीं, फिर तो स्वर्ग है फिर। और उत्तर प्रदेश बिहार ही छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां जाति के आधार पर वोट नहीं डालते? और कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने के पहले जाति का आकलन नहीं करती है? हर विधानसभा, यहां तक कि काउंसिलर का जो चुनाव होता है वहां पर भी जातियों का गठबंधन बिठाया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब तो स्वर्ग हो गया होता, फिर तो विकास के आधार पर वोट पड़ता हो। तो ये चुनाव आयोग क्या करे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति में जाति का ही वर्चस्व है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार वहां पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। मेरा तो साफ तौर पर यह मानना यह है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी पता नहीं क्यों ये समझ नहीं पा रही है कि अगर वो अकेले अपने बल पर अगर चुनाव के अंदर कूदे तो उसको क्यों नीतीश कुमार की जरूरत है। 2010 के अंदर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था, उसको माफ करिएगा 115 सीटें उसको मिली थी, आप सोचिए, और बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। 2020 में स्थिति यह हो जाती है कि जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट मिलती है और बीजेपी को 74 सीट मिलती है, फिर भी 43 सीट के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। आपको ये पूछे कि पिछले 20 साल के अंदर बिहार की हालत क्या है, मैं तो पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा हूं और जो नीति आयोग की रिपोर्ट, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। दोनों में ही बिहार सबसे निचले पायदान पे, सबसे निचले, यानी अकेला राज्य है जहां $833 का पर कैपिटा इनकम है। अकेला राज्य जहां 3 डिजिट्स में है, बाकी हिंदुस्तान लेकिन का कोई उसके ऐसा राज्य बावजूद नहीं है जहां चार डिजिट में पर कैपिटा इनकम ना हो। लेकिन उसके बावजूद कि बिहार का हर पार्टी अपने जाति विशेष को पकड़कर बैठी हुई है और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति आज की स्थिति में भी चल रही है। आप पिछली बार का चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा, उसमें भी हम देख रहे हैं कि यादव और मुस्लिम इंडिया अलायंस को वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। 73% यादव और 87% मुस्लिम। बाकी सारे जो लोग हैं वो एनडीए के साथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी, क्या इसी के आधार पर मंत्रिमंडल का भी चयन किया जा रहा है, किसी की भी सरकार बने? बोलिए संगीत रागी। प्रतिक्रिया नहीं लेते हैं। साहिल मैं आपकी लेंगे ना प्रतिक्रिया, आप थोड़ा रुकिए ना, आपके पास भी आएंगे। संगीत रागी बोलिए जल्दी से। साहिल जरा मैं जानना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरे यदुवंश का कितना प्रतिशत है, अखिलेश यादव का परिवार पूरे यादव समाज का कितना प्रतिशत है, और राहुल गांधी जिनकी जाति के बारे में न हम जानते हैं न कोई जानता है, राहुल गांधी अपनी जाति के कितने प्रतिशत का हिस्सा है, जो उनकी मां भी संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं, बहन भी प्रतिनिधित्व करती हैं, स्वयं भी प्रतिनिधित्व करती हैं। लालू प्रसाद यादव का बेटा भी प्रतिनिधित्व करता है, बहन भी प्रतिनिधित्व करता है, भाई भी प्रतिनिधित्व करता है, मां भी मुख्यमंत्री रही हैं, पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव के पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके चाचा भी सांसद रहे हैं, राम गोपाल जी भी याद रहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो यादव परिवार है वो अपने पूरे यादव समाज के अंदर क्या संख्या बल के आधार पर करता है क्या?
सामाजिक न्याय करता है क्या? नहीं, ये पूरा अघोर पंथ है। मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक न्याय के नाम पर इससे बड़ा ढोंग और बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। तीसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जब जातीय जनगणना हुई थी उस समय तो विधानसभा में उस जातीय जनगणना को सही कहा था। तीसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, यही राहुल गांधी हैं जो लालू जैसे सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ आज लोकसभा चुनाव भी लड़े, आज भी चुनाव के लिए साथ जा रहे हैं। जब आप लालू जैसे सजा याफ्ता, जो बिहार में भ्रष्टाचार और अपहरण संस्कृति का पर्याय माना जाता था, और ये हम नहीं कहते हैं, लालू प्रसाद यादव के आज की स्थिति में कौन कह सकता है कि हम सजा याफ्ता लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं? संगीत रागी, पता कर सकते हैं कि उनकी नैतिकता जो जिसको का गिरफ्तार मापदंड कर क्या रहा है उसी के साथ सरकार भी तो बना रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, जातीय समीकरण वाकई इस देश की राजनीतिक सच्चाई है, इससे हम कतई इसे नहीं, लेकिन जो जातीय समीकरण के आधार सबसे ज्यादा दलितों को प्रताड़ित आज के दिन में उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन किया है? यादव समाज ने किया है। आप देखेंगे कि 2001 के बाद, 2001 के बाद, चलिए राजीव रंजन, आपको जवाब देना था जो आशुतोष कह रहे हैं। तो आपको चुभ रहा है कि आपके मुख्यमंत्री बनकर 15 साल हो गए, उसके बावजूद विकास नहीं हुआ है, ये आशुतोष कह रहे हैं, उससे आपको दर्द हो रहा है। आप उसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए, जाति की बात दूर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज की स्थिति में ये मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन पहले 50,000 करोड़ की योजना है, पास कर दी गई है कैबिनेट में, यह भी नहीं भूलना चाहिए। राजीव रंजन, तो इसमें क्या बुरा है? ये अपने परिवार के लिए उन्होंने रिश्वत तो नहीं ली। ये प्रश्न पूछेंगे, बिहार के 14 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं, और निसंदेह जिस तरह से पूरे राज्य में प्रगति यात्रा के दौरान अगर आप देखें तो 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान हुआ। अनेकों की कैबिनेट मंजूरी पहले हो चुकी थी, कई विभागों के जरिए ऑन स्पॉट फैसला लिया गया था, और उसके बाद ये 50,000 करोड़ रुपए की योजना है। 3 लाख करोड़ का निवेश पिछले 2 इन्वेस्टर्स मीट के जरिए। तो नए मंत्रियों को क्या बचा है? बिहार कहां जा रहा है ये आशुतोष जी नहीं समझ पाएंगे। नहीं साहिल जी, मुझे केवल आशुतोष जी पर 30 सेकंड हमको बोलने दीजिए। आशुतोष जी पूर्वाग्रही नहीं है। 10 सेकंड मैं भी बोलूंगा इनके ऊपर। इनका नीतीश कुमार जी को लेकर के जो इनकी नाराजगी है ना, ये समझ से परे है। इसलिए कि कल मैं इनको एक चैनल पर सुन रहा था, जो लाइन्स अभी इन्होंने कहे ये कल भी दोहरा रहे थे। इनके लिए अरे जो नंबर से वो थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। की भूमिका में जब राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह, नहीं नंबर गलत कैसे हो सकते हैं? इस पर बहस क्या हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, उनकी पार्टी को संख्या कम मिली है, लेकिन उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा था, अमित शाह जी को भरोसा था। उन्होंने मिल करके ये आग्रह जब किया। भी बिहार की चर्चा शुरू होती है साहिल तब वो अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि घूम फिर कर बात। चलिए 5 सेकंड जल्दी से आशुतोष। तो मैं एक और आंकड़ा दे देता हूं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा प्रदेश है, गरीबों की संख्या वहां 51.9% है। उसके बाद जो अगला प्रदेश है, एक मिनट बिहार की चर्चा में बाकी सभी मुद्दे निकलते हैं। नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, लेकिन सचमुच में मेरे पास 1 सेकंड का भी समय नहीं है मेरे पास। बिहार की चर्चा जब होती है तब पिछड़ेपन की भी चर्चा होती है, जाति की भी चर्चा होती है, और जब तक ये दोनों चीजें उपस्थित है तब तक इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रहेगी। 8 से 9 महीने का समय बाकी है बिहार में चुनाव का, कई मुद्दों पर लगातार इसके बारे में चर्चा होती रहेगी। फिलहाल आज तक पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।